भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को प्रति माह अनाज का वितरण कर रही है, क्लियर। और बाकी ये 60 करोड़ वो तो अपने खेतों से लेके खा रहे हैं। अब 80 करोड़ में ऐसे भी इनका खेतों में भी होता है, लेकिन वहां से भी लेते हैं, ढोरों को खिला देते हैं, समझिए। तो ये जो खाद्य सुरक्षा है भारत में, तो जो भारत में खाद्य सुरक्षा है बेटा, इसके दो घटक हैं। जैसे तुम्हारे को पास करने, तुम्हारे को परीक्षा देने के लिए दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक तो गोला भरने वाला एक घटक, दूसरा डिस्क्रिप्टिव। जैसे किसी परीक्षा के यूपी बोर्ड में दो घटक बना रखे हैं, एक तो गोला भरने करने वाला हो गया, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठता वाले प्रश्न। वस्तुनिष्ठता, हाँ, वस्तु हिंदी में कहते हैं वस्तुनिष्ठता। और जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं बेटा, उनको बोलते हैं हम आत्मनिष्ठता, आत्मनिष्ठ प्रश्न। मैंने तुम्हें ये क्यों बताया, यहां से मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं कि जैसे परीक्षा के दो घटक बना दिए हैं, ऐसे ही भारत में जो खाद्य सुरक्षा है कि कैसे लोग सुरक्षित रहेंगे, उसके दो घटक बना रखे हैं। उन घटकों को इन्हीं के आधार पर देखिए। तो पहला घटक है हमारा प्यारे बच्चों, पहला घटक है प्यारे बच्चों हमारा बफर स्टॉक। बफर स्टॉक दूसरा घटक है हमारा पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इंग्लिश में बोलेंगे पीडीएस, बोले तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये बफर स्टॉक इंग्लिश में ही है। अब ये दो घटक है कि भाई तुम बांटोगे क्या, वितरण किस चीज का करोगे, जब तुम किसी चीज का स्टॉक करोगे। ये दोनों क्या है, बातें एक दूसरे पर आश्रित है। तुम लिखोगे क्या, तुम्हारे हाथ किससे चलेंगे, दिमाग किससे चलेगा, तुम्हारे कानों पे आश्रित है कि जो तुम सुनोगे वो लिखोगे। तुम बोलोगे कि इंटरव्यू में, तुम्हारे कानों पे और दिमाग दोनों प्रोसेसिव पे और हाथों पे डिपेंड है कि तुम क्या बोलोगे। तुम कॉन्फिडेंटली बफर स्टॉक जब बोलोगे जब तुम्हारे सामने किसी टीचर ने बफर स्टॉक के बारे में बहुत पढ़ रखा होगा और तुम्हें पढ़ा रहा होगा। क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, बफर स्टॉक के बारे में पढ़िए। मैं किसी भी बच्चे से प्रश्न पूछ सकता हूं और मैं पिटाई बहुत लगाऊंगा। बफर स्टॉक समझिए, बफर स्टॉक क्या है, क्या प्रयोजन है। भारत में बफर स्टॉक के जो यूनिट है, जो बफर स्टॉक है, उसको बेटा भारतीय खाद्य निगम का एक बहुत बड़ा भंडार होता है और वो हर राज्य में, हर जिले में होता है। क्लियर, वो एक ही जगह नहीं है, वो एक ही जगह नहीं है, वो एक ही जगह नहीं है। तो भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम इसका क्या करता है प्यारे बच्चों, स्टॉक लगाता है। अब इसका प्रोसेस समझिएगा, हाँ अब समझिए। बफर स्टॉक के अंदर क्या क्या होता है, इसमें कुछ निश्चित कृषि फसलें, सब कुछ नहीं, कुछ निश्चित कृषि फसलें, समझेंगे लिखते कैसे, कुछ निश्चित कृषि फसलें, हाँ कृषि फसलें, सारे तरीके का नाम आते हैं, मक्का सब नहीं आता है। समझो, जिन चीजों का ज्यादा उत्पादन होता है उसका प्रोसेस साइंस समझिएगा, मैं कोई ऐसे कसर नहीं छोड़ता जो। तो बफर स्टॉक के अंतर्गत कुछ किस निश्चित कृषि फसलें जैसे गेहूं चावल आदि का क्या किया जाता है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्टोरेज किया जाता है। कुछ निश्चित कृषि फसलें गेहूं और चावल आदि, गेहूं चावल आदि का क्या किया जाता है, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
भारतीय खाद्य निगम, खाद्य निगम, इंग्लिश में बोलेंगे एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसका पूरा अथॉरिटी है, पूरे अथॉराइज्ड पर्सन है, एक संस्था है। जैसे स्कूल के जो अथॉराइज्ड हैं प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल सर हैं सब, इसी हिसाब से पूरे देश में एफसीआई क्या है, इसका अथॉराइज है। तो जो मैंने तुम्हें संस्थाएं पढ़ाई थी, हाँ संस्थाएं पढ़ाई थी, संस्थाओं का कामकाज पढ़ा, तो ये भी उस देश की एक संस्था है। वो क्या कर रही है, पूरे देश में कुछ निश्चित कृषि फसलों का क्या कर रही है, स्टॉक लगा रही है। उद्देश्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा करना। ये क्या करती है प्यारे बच्चों, ये क्या करती है, कुछ निश्चित कृषि फसलों का मेरे लाल क्या करती है, भंडारण करती है, भंडारण अर्थात स्टोरेज करती है। भारतीय खाद्य निगम भंडारण करता है। अब करता कहां से, ये समझिएगा, ये समझिएगा कहां से करता है। देखिए ये भंडारण कहां से होता है। एक शब्द आता है अधिशेष, एक शब्द आता है अधिशेष। अधिशेष का मतलब है कि जहां पर आवश्यकता से ज्यादा चीजों का उत्पादन होता है उसको अधिशेष बोलते हैं। तो कुछ राज्य ऐसा उत्पादन करते हैं उनके खाने से ज्यादा बच जाता है। हाँ, तो अधिशेष राज्यों से अनाज अभाव वाले राज्यों की ओर क्या होता है, भंडारण होता है। निष्ठा खड़े होना बेटा, बताना अधिशेष राज्य किसे कहते हैं, अधिशेष उत्पादन राज्य किसे कहते हैं, बताना बेटा। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों, अधिशेष राज्य के बारे में समझिए। अधिशेष राज्य किसे कहते हैं, जिन राज्यों में आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो जाता है उसको अधिशेष राज्य कहते हैं। 44 मिलियन मैट्रिक टन चावल का उत्पादन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इतना खा थोड़ी रहे हैं। पंजाब में इतना अधिक उत्पादन हो रहा है, खा थोड़ी रहे हैं, इतनी जनसंख्या थोड़ी है। दूसरे राज्यों को भेजो। तो अधिशेष राज्यों से कमी वाले राज्यों की ओर, खाद्यान्न में कमी वाले राज्य, राजस्थान, उनकी ओर क्या होता है, इनसे इन राज्यों की खरीद करता है ये, और इन राज्यों में क्या करता है, वितरण करता है। अब इसका सिस्टम समझिएगा। यहां से क्या करेगा, ये क्या करेगा प्यारे बच्चों, यहां से इसकी खरीद करेगा। अब यहां से जब खरीद करता है, इन राज्यों से जब खरीद करता है, तो तुमने सुना है एमएसपी, एमएसपी, एमएसपी। तो हाँ, बुवाई से पहले एक कीमत होती है एमएसपी, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में बोलते हैं इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य। अंडरलाइन कर लीजिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम समर्थन प्राइस, एमएसपी। समझ रहे हैं? इस कीमत पे बुवाई से पहले कीमत लागू कर दिया था कि अब की बार 3,000 रुपए कुंटल गेहूं खरीदे जाएंगे। तो किसान क्या है, देखेंगे यार 3,000 रुपए कुंटल गेहूं खरीदे जाएंगे, 5 या 15, 3 बीघे में 15,000 के गेहूं निकलेंगे, था 45,000 के गेहूं निकलेंगे, गेहूं को दो। तो सरकार एमएसपी जारी कर देती है पहले ही, तो किसान क्या कर लेते हैं, उसके आधार पर बुवाई कर लेते हैं, और इस कीमत पर क्या है, इसको खरीदती है सरकार। इस कीमत पर क्या करती है, इसको सरकार खरीदती है, फिर इसका क्या करती है, भंडारण करती है। क्या करती है, अनाज का क्या करती है, भंडारण। अब ये भंडारण काम करने का एफसीआई का है। एफसीआई के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि मोदी जी क्या आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी रुको, अभी पैसा निकाल के दे रहा हूँ कुर्ते में से, ये काम देख रहा है इसको। हाँ, वो मंडियां जो होती है, तो इसका भंडारण कौन करता है, खाद्य निगम।
तो ये खाद्य निगम क्या कर देता है, उसका स्टॉक लगा देता है। क्या लगा देता है? तो बेटा ये जो भारतीय खाद्य निगम है, इसका पूरा अथॉरिटी होती है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर देगी तो सरकार किसान उसके अनुसार बुवाई चालू कर देंगे, और इसका ये बफर स्टॉक लगा लेगा। बफर मतलब स्टॉक, एडवांस। अब ये बाजार कीमतों पे इसको खरीदती है। जो निगम है ये बाजार कीमतों पर अनाज को खरीदेगा। बाजार कीमत आ रहा है, अर्थात गेहूं का बाजार कीमत 24-25 रुपए होता है, 30 रुपए तक होता है, तो सरकार 30 को ही खरीदेगी और इसको निर्गम कीमत पर, निर्गम कीमत का मतलब समझिए, उसके अनुसार जो धारण की गई सामर्थ्य क्रय शक्ति के अनुसार आदमी की 2 रुपए की क्रय शक्ति, उसकी औकात 2 रुपए तक हो सकती है, तो उसको निर्गम कीमत पर उसको बेचता है। ये दोनों शब्दों को ध्यान से समझिए। निर्गम मतलब जिस कीमत पे बाहर माल निकल रहा है। आगम या बाजार कीमत मतलब जिस पे हम उसकी जो मार्केट वैल्यू है, गेहूं कभी 4 रुपए किलो बिकता था तो कल मार्केट चाहती थी कि 4 में बिके। आज गेहूं 24 को बिक रहा है, 25 को बिक रहा है, 30 को बिक रहा है, तो 32 को, तो मार्केट चाह रही कि 32 में इतना बिकना चाहिए। मार्केट भी एक खुला तत्व है जो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें सब कुछ उसका प्रोसेस कैसे काम कर रहा है ये सबको हम समझ में आना चाहिए। मैं किसी भी क्लास में किसी विद्यालय में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, पहले बताता हूँ, मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था। सामाजिक विज्ञान इज द साइंस, सोशल स्टडीज इज साइंस दैट इज नॉट विजिबल इन योर फॉर्मेट, एंड व्हेन यू टच द आइस एंड व्हेन यू फ्रीज द वाटर, द गिलास, इट इज फ्रीज्ड, एंड द सोशल साइंस कंसेप्ट इज नॉट विजिबल। मैं तुम्हें समझा सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो अदृश्य है। पहले दिन ही मैंने तुम्हें बताया था क्लास में आके, 9th वाले बच्चे आए होंगे जिन्हें सब याद हो। तो जो सब अदृश्य चीजें उसको तुम्हें दृश्यमान बनाने के लिए एक शब्दों से तो खेलना पड़ेगा और तुम्हें एग्जाम्पल से तो रिलेट करना पड़ेगा। तो ये करता है प्यारे बच्चों भारतीय खाद्य निगम, बाजार कीमत पे चीजों को खरीदेगा और निर्गम कीमत पे इसको बेचेगा। अब ये कहां पर बेचा जाएगा, कहां पर इसका वितरण होगा? इस भंडारण का मेरे बच्चों क्या होता है? भंडारण का, इस भंडारण का क्या होगा? वितरण होगा। वितरण आपदा प्रभावित क्षेत्रों में, उत्पादन कमी वाले क्षेत्रों में। अब कहां पर इसका वितरण होगा बेटा? उत्पादन कमी क्षेत्र, उत्पादन कमी क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में कम उत्पादन हो रहा है, कमी क्षेत्र, और गरीब वर्गों में, बिलारी में उत्पादन खूब हो रहा है अपने मतलब इधर, लेकिन उसमें जो गरीब वर्ग है उनको तो ध्यान में रखा जाएगा। ये तो इससे क्या होता है कि प्रतिकूल बफर स्टॉक से क्या होता है? प्रतिकूल मौसम तथा आपदा की स्थिति में भोजन की समस्या दूर होती है। मैं क्या बोला बेटा? देखिए बफर स्टॉक से क्या होता है? बफर स्टॉक से क्या होता है? प्रतिकूल मौसम, अनुकूल का मतलब जो हमारे अनुकूल है, अकॉर्डिंग टू अवर डिमांड, ये होता है अडॉप्शन। प्रतिकूल का मतलब होता है जो हमारे प्रतिक्रिया कर रहा है, ऐसा अनुकूल मौसम। प्रतिकूल मौसम तथा आपदा की स्थिति में बफर स्टॉक भोजन की समस्या को दूर करता है। ये जो बफर स्टॉक है, प्रतिकूल मौसम तथा आपदा की स्थिति, अभी जो ओला पड़ा है तो आपदा की स्थिति होगी एक प्रकार से। तो जो बफर स्टॉक है वो क्या करेंगे? भोजन की समस्या को दूर करेंगे। भोजन समस्या को दूर करेंगे। कितना आलू मारा गया, कितने गेहूं मारे जा रहे हैं, कितना लेटा मारा जा रहा है, कितना तेल का प्रोडक्शन कम हुआ, तो कौन है भाई? पहले से ऑलरेडी बहुत बफर स्टॉक बना रखा है। तो ये खाद्य सुरक्षा इसलिए पढ़ाया जा रहा है। कभी नहीं आता भाई साहब, 9th से अलग कभी नहीं आता, फिर अखबारों में आता है, 12th में भी बहुत कम इसका थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं तुम्हारे प्रति अगर अवेयर हूं तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है ना। जब कोई लेखक लिख रहा होगा बड़ी बड़ी बातें तो तुम्हें समझ में तभी आई। बफर स्टॉक 303 मिलियन मेट्रिक टन
अनाज का उत्पादन भारत में और रूस को निर्यात क्या, ये क्या, वो क्या, कोई खबर तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा समझ। अच्छे किसी उसके सामने बैठोगे, देखिए ये रिकॉर्डिंग रहेगी। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ऐसी व्यवस्था है जो जिसके अंतर्गत दैनिक उपयोग की वस्तुओं को सरकार अधिक मात्रा में खरीदती है तथा उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक उनका क्या करती है, वितरण करती है। उपभोक्ताओं तक उनका क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों, वितरण करती है। क्लियर, ये समझ में आता है। ये लिखोगे नंबर काटने वाला कोई पैदा नहीं होता। और 9th 10th हाई स्कूल से अलग कोई किताब नहीं बनी भाई साहब जो तुम्हें वो कर सके। स्टैंडर्ड किताबें केवल इनकी कॉपीज होती हैं। NCERT इज द बेस्ड कंप्लीट बुक एंड दिस इज रिटन अंडर द गाइडेंस द पीपल हु across the 70, across the 50, across the whole world, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इनको NCERT को वो व्यक्ति लिखता है जो प्यारे बच्चों 60-70 साल जिनकी एज हो गई है, प्रोफेसर हो गए हैं, जीवन सामाजिक विज्ञान में केमिस्ट्री वगैरह में बीता है, वो लिखते हैं। तो इनके बाद कोई किताब ही नहीं लिखता। तो ये उनका क्रक्स है। NCERT में यही सब चीज़ें यही यहाँ पर है। हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो NCERT के पुनर्संयोजित पाठ्यक्रम पर आधारित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तो ये सब शब्द मात्रा जो शब्द चयन किया है वो एक्सपर्टों ने किया है। और हम क्या कर रहे हैं, उनका क्या कर रहे हैं, हम ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन क्लास। पेज नंबर कितना है? हाँ तो देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ है सस्ती कीमतों पर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूरा अर्थ क्या है, पूरा अर्थ समझिए, सस्ती कीमतों पर खाद्य और खाद्यान्न वितरणों की व्यवस्था करना। सस्ती कीमतों पर खाद्य और खाद्यान्न वितरण दोनों का। सस्ती कीमत, ठीक है, तो सस्ती कीमतों पर, अब मैं पर नहीं लिखूंगा क्योंकि तुम्हारी अंडरस्टूड है। खाद्य और खाद्यान्नों का वितरण करना। सस्ती कीमतों पर खाद्य खरीदना तथा उनका वितरण करना। तो जैसे खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या था, उत्पादन करना, कम है तो आयात करना, फिर उनका भंडारण करना, फिर उन लोगों तक पहुंचाना। इसी प्रकार से इसका भी कई शब्दों में अर्थ है सस्ती कीमतों पर खाद्य खरीदना तथा उनका वितरण करना। दोनों ही इस वितरण प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। वितरण प्रणाली के अंदर केवल वितरण नहीं आता है, सस्ती कीमतों पे खरीदना भी वितरण प्रणाली का हिस्सा है, जो हम पिछले वाले उसमें पढ़े हैं, बफर स्टॉक। ये इसके बिना अधूरा है, इसके बिना अधूरा है। देखिएगा, सस्ती कीमतों पे उसको खरीदेंगे तथा उसको वितरण की व्यवस्था करेंगे। तो वितरण प्रणाली क्या है, सस्ती कीमतों पर खाद्य को खरीदना तथा उसका वितरण करना। आगे पढ़िए। भारतीय खाद्य निगम नहीं लिखाऊंगा क्योंकि मैंने पहले बता दिया। भारतीय खाद्य निगम की सहायता से सरकार अधिप्राप्त अनाज को राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के निर्धन वर्ग को वितरित करती है। अब आप खुद लिखेंगे निर्धन वर्ग को वितरित करती है। कल को वीडियो का इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन में लिख जाएगा, ये सब डिस्क्रिप्शन नोट्स आ जाएंगे, अंडरलाइन कीजिएगा। निर्धन वर्ग को क्या करती है प्यारे बच्चों, इसका वितरण होता है। ये वितरण किसको होता है, निर्धन वर्ग को। निर्धन वर्ग को इसका वितरण होता है। इसे ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS कहते हैं। देश के अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों, शहरों में कुल मिलाकर 5.5 लाख राशन कार्डों की दुकानें हैं। क्षेत्रों, गांवों, कस्बों, शहरों, ये देखिएगा, ये रूटीन। क्षेत्रों, गांवों, कस्बों, शहरों। कस्बा शहर, कस्बे से शहरी बनता है, कस्बे से शहर बनता है, क्षेत्र से गांव बनता है। तो देखिए, क्षेत्रों, गांव, कस्बों, शहरों।
क्षेत्रों, कस्बों, गांव, शहरों में 5 लाख क्या है प्यारे बच्चों, 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। इसके माध्यम से सरकार क्या करती है, उचित मूल्य पर इनका वितरण करती है। मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्यान्न आदि का भी भंडारण रखते हैं। चीनी का क्यों रखते हैं, खाद्यान्नों का क्यों रखते हैं? क्योंकि किसान का जो किसान का गन्ना है उसको भी तो खरीदना है एफआरपी पर। किसान का गन्ना भी तो खरीदना है। कोई चीज तुम बोल रहे हो तो उसको खरीदने की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार की जिम्मेदारी। देखिए नेक्स्ट, तेल, चीनी, खाद्यान्नों का आदि का भंडारण रखता है। दुकानें बाजार से कम मूल्यों पर लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराती हैं। देखिए बाजार से कम मूल्य, ये पॉइंट देखिएगा, ये है तुम्हारे एग्जैक्ट नंबर। ये बाजार से कम मूल्य पर लोगों को खाद्यान्न को वितरण होता है, बेचा जाता है। ये है महिषा विस्कोसनोविला। बाजार में कम रेटों पर भाई सब्जी भी फ्री में मिलनी चाहिए। नहीं, सब्जी के बिना रह लेगा बेटा, रोटी के बिना नहीं रहा जाएगा। समझो सब्जी 50 है लेकिन खाने के लिए बहुत सीमित चीजें, समझो। देखिए हाँ, राशन कार्ड धारी परिवार प्रतिमाह एक निश्चित मात्रा में 35 किलोग्राम अनाज, 51 किलोग्राम 35 किलोग्राम अनाज, 51 किलोग्राम चीनी, 5 लीटर तेल अपनी पास की राशन की दुकानों से खरीद सकते हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति 35 किलो अनाज राशन कार्ड की दुकानों से क्या है, खरीद सकता है। अब तुम समझो, तुम्हें जितना मिल रहा है वो तो तुम्हारे अधिकार के तौर पे मिल रहा है। अगर वो भी तुमने खा लिया तो सरकार तुम्हारे एक यूनिट में 5 किलो दे रही है, तुम 5 देने हो 25 किलो दे रही है, महीना भर उसमें तुम खा पी लोगे। समझ रहे हो? लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा समाप्त हो रहा है तो 35 किलो को तुम और ले सकते हो। 51 किलोग्राम तुम चीनी खरीद सकते हो, पैसा देना पड़ेगा उसको, 40 के भाव ही देना पड़ेगा। वो वाला जो एक्स्ट्रा खरीदोगे, 51 में 1 किलो तुम्हें चीनी मिल रही है तो तुम 50 किलो और खरीदोगे तो वो 51 के भाव में दी जाएगी। अब तुम 2.5 कुंटल क्यों नहीं खरीद सकते, उसका मैं रीजन बताऊंगा। 5 लीटर से ऊपर तेल क्यों नहीं खरीद सकते, उसका मैं रीजन बताऊंगा। हाँ, क्योंकि ब्लैक में तुम बेच सकते हो उसको। समझ रहे हो? तो एक व्यक्ति 35 किलोग्राम अनाज, 51 किलोग्राम चीनी तथा 5 लीटर तेल का क्या कर सकता है, खरीद सकता है। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं भाई साहब, ये जरूर समझना है। समझिए राशन कार्ड के प्रकार। सबसे निर्धन हेतु अंत्योदय कार्ड, जो बिल्कुल निर्धन है, जिनके पास 2 रुपए भी नहीं है प्रति किलोग्राम खरीदने को, वो अंत्योदय कार्ड मिलेगा उनको। नहीं, अभी समझेंगे। अब है निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों हेतु बीपीएल कार्ड, पीला वाला कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन। अभी देश में 11 करोड़ जनसंख्या गरीबी के नीचे, सही है। तीसरे नंबर का कार्ड क्या होगा, अन्य लोग हेतु एपीएल कार्ड। ये सामान्य कार्ड है, सबसे ऊपर सबसे गरीब, फिर उससे गरीब, सबसे गरीब नहीं, बिल्कुल ये सामान्य लोग होते हैं, सामान्य लोग, एपीएल। वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जो दैनिक उपयोग की वस्तुओं को सरकार अधिक मात्रा में खरीदती है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से खरीदती है तथा उपभोक्ता वर्ग तक उसका क्या करती है, वितरण करती है। सस्ती कीमतों पर खाद्यों को खरीदती है तथा उसका वितरण करती है। क्लियर? क्षेत्रों, कस्बों तथा गांव, कस्बों तथा शहरों तक उसका वितरण होता है, बाजार से कम मूल्य पर उसका वितरण होता है। क्लियर? पूरे देश में 5.5 लाख वितरण की दुकानें, 35 किलोग्राम तक अनाज खरीद सकते हो, 51 किलोग्राम तक चीनी खरीद सकते हो, 5 लीटर तक तेल खरीद सकते हो। अब राशन वितरण व्यवस्था भारत में 1940 से शुरू करते हैं हम।
देखिए राशन वितरण व्यवस्था, देखिए नया टॉपिक शुरू हो गया है और मैं पिछले टॉपिक के बारे में किसी लड़के से पूछ के पिटाई लग सकती है अगर तुम्हें नहीं पता होगा। अब देखिए सन 1940 के दशक के अंत में बंगाल अकाल की पृष्ठभूमि के खिलाफ बंगाल अकाल की पृष्ठभूमि के खिलाफ भारत में राशन वितरण व्यवस्था शुरू की गई। ये किसके अगेंस्ट शुरू की गई थी? बंगाल में अकाल जो आया था, बंगाल अकाल। ओह माय गॉड, मैंने तो बताया कि इसके अगेंस्ट शुरू की गई थी, इसके अगेंस्ट भारत में राशन वितरण प्रणाली। अंग्रेज ऐसा चाह रहे थे, अंग्रेज जब देश से जाने वाले थे वो सोच रहे थे कुछ भारतीयों के साथ और अच्छा शासन करेंगे तो हम और ज्यादा लंबा समय रुकने का टाइम आएगा। तो बंगाल में जो अकाल आया था उसके लिए क्या था, राशन वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई। भूमि खड़ी होना बेटा। बंगाल अकाल के अगेंस्ट इसको शुरू किया गया था, फिर हरित क्रांति से उत्पादन में वृद्धि हुई तो फिर राशन वितरण व्यवस्था का क्या हुआ, 1960 के दशक में पुनर्जीवित किया गया। अर्थात ये धुंधली पड़ गई थी, अर्थात ये कमजोर पड़ गई थी, अर्थात ये बंद हो गई थी। गरीबी के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए 1970 के दशक में गरीबी का उच्च स्तर था। एक रिएक्शन और हम बना रहे हैं। गरीबी का स्तर कैसा था प्यारे बच्चों? गरीबी का जो स्तर था, गरीबी स्तर जो था उच्च था, ये इसको ध्यान में रखा गया। के दशक के मध्य NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्षेत्र के अंतर क्षेत्र कार्य शुरू की गई। NSSO की रिपोर्ट, नेशनल स्टैटिक ऑफिस होता है ये। NSSO इज अ नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस। ये पूरे देश का सर्वे करता है। तो इसकी रिपोर्ट्स के अनुसार अंतर क्षेत्रीय मदद कार्यक्रम शुरू किए गए, 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। इसका गरीबी उच्च स्तर देखा गया और NSSO ने क्या बोला, मैं आपको क्लियर। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने देखा कि देश में गरीबी का स्तर कैसा है, उच्च है। तो 3 कार्यक्रम शुरू किए गए, 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। तीनों इस प्रकार हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात PDS अब निकल के आया है। PDS केवल ही भारत का नहीं है, पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है। लेकिन भारत में कब जन्म ले रहा है? राशन वितरण व्यवस्था के बाद PDS आया है। एक टाइम को एक दिमाग में बैठा के चलेगा। न्यूरल नोट्स बनाइए, न्यूरोलॉजी क्रिएट कीजिए अपनी। तो प्यारे बच्चों, नेशनल सैंपल ऑफिस ने रिपोर्ट दी कि भैया देश में गरीबी बहुत है, 3 कार्यक्रम शुरू करो। तो पहला कार्यक्रम था सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये किसकी रिपोर्ट के अनुसार था? NSSO। अब प्रिया खड़ी होंगी। तो इसका इतिहास क्या रहा, इसकी रिएक्शन समझेंगे। हरित क्रांति जब हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई, रिएक्शन इसका पूरा समझो। हरित क्रांति हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई, तो राशन वितरण प्रणाली को पुनर्जीवित किया गया। फिर NSSO ने देखा कि भाई साहब, नेशनल सैंपल सर्विस ने देखा, नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस ने देखा, उसने बताया देश में गरीबी का स्तर उच्च है। फिर PDS की शुरुआत की गई।